नमस्कार, मेरा नाम प्रखर है और इस गालिबन पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। आज हम धूमिल की किताब संसद से सड़क तक ऐसे कविताएं पढ़ेंगे। और धूमिल, सुदामा पांडे धूमिल हमारे देश के शायद उन कुछ कवियों में से हैं जो अपने वक्त से बहुत पहले चले गए। मैं ये मानता हूँ कि आज के वक्त में उनका होना या उनकी कविताओं का भी होना एक बहुत ज़रूरी विषय बनकर हमारे सामने आ सकता है। सिर्फ उनकी कविताओं का होना। उनकी किताब में जो पहली कविता है, मैं उससे शुरू करता हूँ और फिर कुछ आगे बात करेंगे हम। मैंने उनकी छोटी कविताएं ली हैं। उनकी जो संक्षिप्त तो नहीं कहूँगा, उनकी काफ़ी कम कविताएं हैं जो बहुत संक्षिप्त हैं, बट ये कुछ कविताएं हैं जो मैं पढ़ सकता हूँ। तो ये कुछ कविताएं। पहली कविता है। उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं, आदत बन चुकी है। वह किसी गंवार आदमी की ऊब से पैदा हुई थी और एक पढ़े लिखे आदमी के साथ शहर में चली गई। एक संपूर्ण स्त्री होने से पहले ही गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए उसने जाना कि प्यार घनी आबादी वाली बस्तियों में मकान की तलाश है। लगातार बारिश में भीगते हुए उसने जाना कि हर लड़की तीसरे गर्भपात के बाद धर्मशाला हो जाती है और कविता हर तीसरे पाठ के बाद। नहीं, अब वहाँ कोई अर्थ खोजना व्यर्थ है। पेशेवर भाषा के तरस्कर संकेतों और बेमुत्ती इमारतों में अर्थ खोजना व्यर्थ है। हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो, लो, यह रहा तुम्हारा चेहरा, ये जुलूस में पीछे गिर पड़ा था। इस वक्त इतना ही काफ़ी है। वह बहुत पहले की बात है जब कहीं किसी निर्जन में आदिम पशुता चीखती थी और सारा नगर चौंक पड़ता था। मगर अब उसे मालूम है कि कविता घेराव में किसी बौखलाए हुए आदमी का संक्षिप्त एकालाप है। ये एक आम चलन की बात है कि धूमिल बहुत ही जटिल कवि थे। बहुत मुश्किल थी उनकी कविताएं। शायद आज हमें उनकी कविताएं मुश्किल लगें भी, बट उसकी वजह यह है कि हम खुद बहुत जटिल हैं। हम खुद बहुत जटिलताओं में बंधे हुए हैं, उलझे हुए हैं। हम कहाँ उनकी आसान सी कविताएं जो एक वाकई में एक आदमी का संक्षिप्त एकालाप है, कहाँ समझेंगे उनकी कविताएं। खैर, ये दूसरी कविता, इसका उन्वान है एकांत कथा। मेरे पास उत्तेजित होने के लिए कुछ भी नहीं है। न कोक शास्त्र की किताबें, न युद्ध की बात, न गद्देदार बिस्तर, न टांगे, न रात, चांदनी, कुछ भी नहीं। बलात्कार के बाद ही आदमियता मुझे शोक से भर गई है। मेरी शालीनता मेरी ज़रूरत है जो मुझे अक्सर नंगा कर गई है। जब कभी जहाँ कहीं जाता हूँ, अचूक उद्दंडता के साथ देहों को छायाओं की ओर सरकते हुए पाता हूँ। भट्टियाँ सब जगह हैं, सभी जगह लोग सेकते हैं शील। उम्र की रपट्टी ढलानों पर ठोकते हैं जगह जगह कील कि अनुभव ठहर सकें। अक्सर लोग आपस में बुनते हैं गहरा तनाव, वे शायद इसलिए कि थोड़ी देर ही सही मृत्यु से उबर सकें। मेरी दृष्टि जब भी कभी जिंदगी के काले कोनों में पड़ी, मैंने वहाँ देखी है एक अंधी ढलान बैलगाड़ियों को पीठ पर लादकर खड़ी है, जिनमें व्यक्तित्व के सूखे कंकाल हैं।
वैसे यह सच है, जब सड़कों में होता हूँ, बहसों में होता हूँ, रह रह चहकता हूँ, लेकिन हर बार वापस घर लौटकर कमरे में अपने एकांत में जूते से निकाले गए पाँव सा महकता हूँ। ये सारी वही कविताएं हैं जो हमारी जटिलताओं को हमारे सामने लाकर पटक देती हैं और हम सोचते हैं कि कविताएं जटिल हैं। खैर, यह तीसरी कविता, इसका शीर्षक है शहर में सूर्यास्त। अधजले शब्दों के ढेर में तुम क्या तलाश रहे हो? तुम्हारी आत्मीयता जले हुए कागज़ की वह तस्वीर है जो छूते ही राख हो जाएगी। इस देश के बातूनी दिमाग में किसी विदेशी भाषा का सूर्यास्त फिर सुलगने लगा है। लाल हरी झंडियाँ जो कल तक शिखरों पर फहरा रही थीं, वक्त की निचली सतहों में उतरकर स्याह हो गई है और चरित्रहीनता मंत्रियों की कुर्सी में तब्दील हो चुकी है। तुम्हारी तरह मुझे भी अफसोस है। मैंने भी इस देश को एक जवान आदमी की रंगीन इच्छाओं की पूरी गहराई से प्यार किया था, मगर अब अतीत में अपना चेहरा देखने के लिए शीशे की धूल झाड़ना बेकार है। उसकी पॉलिश उतर चुकी है और अब उसके दोनों ओर सिर्फ दीवार है, जिसके पीछे राजनीतिक अफवाहों का शरदकालीन आकाश नगर के लफंगों में आखिर नाटक की मनपसंद भूमिकाएं बांट रहा है। रिहर्सल के हवाबंद कमरों में खिड़कियों के गंदे मुहावरे गूंज रहे हैं। शाम हो रही है। दिन की मुंडेर पर अंधकार में आधा झुका सूरज अपनी जांघों पर रोशनी की गुलेल तोड़ रहा है। रंगों की बदचलन इच्छाएं शहर का सबसे अच्छा शोकेस तैयार कर रही हैं। उन्होंने जनता और ज़रायम पेशा औरतों के बीच की सरल रेखा को काटकर स्वस्तिक चिन्ह बना लिया है और हवा में एक चमत्कार गोल शब्द फेंक दिया है, जनतंत्र, जिसकी रोज़ सैकड़ों बार हत्या होती है और हर बार वह भेड़ियों की ज़ुबान पर जिंदा है। यह अगली कविता धूमिल की सबसे संक्षिप्त कविताओं में से एक है और इसका शीर्षक है लोहे का स्वाद। शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज़ है या मिट्टी में गिरे खून का रंग? लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। यह कविता धूमिल की अंतिम कविता भी मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि यह उनकी अंतिम कविता थी और यह आज की 5वीं और आखिरी कविता धूमिल की। इसका शीर्षक है शहर का व्याकरण। शहर का व्याकरण ठीक करने के लिए एक हल्ला गाड़ी गश्त कर रही है। चुनाव के इश्तिहार से निकलकर एक आदमी सड़क पर आ गया है। आसमान में सन्नाटा छा गया है। रात के 7 बजे हैं। भाषा के चौथे पहर में मैं प्रभु हूँ का चेहरा उतार कर वह विदूषक उस शोकेस के सामने खड़ा है जिसमें जूते पान की गिलोरियों की तरह सजे हैं और एक रर्रा विदेशी पर्यटक का पीछा कर रहा है। उसकी ज़ुबान पर अपने यहाँ गाए जाने वाले जंगल गीत का प्यारा सा छंद है। आगे सड़क बंद है, लाल बत्ती जल रही है। फरमाइशी गीतों की परिचित आवाज़ में सीमा पर तैनात जवानों का हौसला बुलंद है। अब हर चीज़ का एक नाम है। लोगों की सुविधा के लिए बनिया सच्चाई है, यह महंगाई है जिसने बाज़ार को चमका दिया है। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, खा रहे हैं और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं। मगर सुनो, तुमने अपने कुत्ते को दिन में क्यों खोल दिया है? इससे पहले कि वह पकड़ लिया जाए और चीड़ फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए अस्पताल में हलाल हो। अगर तुम उसे नगर पालिका की नज़र से बचाना चाहते हो,
उसके गले में एक पट्टा डाल दो। सचमुच मजबूरी है, मगर ज़िंदा रहने के लिए पालतू होना ज़रूरी है। आप सबका बहुत शुक्रिया।